So once again, welcome to the channel. In this video series, we are doing the PYQs for the UGC NET paper, and we have started from 2018 to 19, 20, 21, and this is the last part of the 2022 PYQs. I hope you have watched all the videos. If not watched, go and watch because most of the concepts has been cleared already, and there are advices in each and every question. For if you go through all the videos, then videos will become more easy for you because you have already gone through almost 400 questions. So with this, now I would like to start from the question for this part 3. So we will go directly to the questions now. Okay, so the very first question is from the environmental law. And as I have already told you and reiterated in my last videos that environmental law is all about the case laws, the landmark judgment which is there in India, and it's all about the conventions in the international regime through which we have adopted the laws in our national jurisdiction also. तो यानी कि बेसिकली कन्वेंशंस प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स को मिला के ही मोस्टली एनवायरमेंटल लॉ खड़ा होता है दो legislation are also there but a very less amount of questions come from jurisdiction unless some kind of committee has been there just like NGT तो नेशनल कमीशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बनी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं बट मेजरली केसेस आर लाइक दिस ओनली दैट chronological order or first UNDP and international conventions first Earth Summit, second Earth Summit, first generation of environmental law, generation of environmental rights. तो इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली ज्यादा आते हैं तो ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ so this is the only advice which I because there is nothing to explain so the only advice is to note down all these and I hope अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उनमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस तो आपने पहले ही नोट डाउन करके उनके नोट्स बना लिए होंगे सो इनको भी नोट डाउन कर लो और अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको फिट कर लो जो भी आपने उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी होंगी एंड द ऑप्शन दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड बाय द UGC net the UGC because no correct answer was there but the correct answer is here mentioned with the year so you can note down so with that being said I will move on to the next question. Okay, so in the last question, I have discussed that conventions are important and NGT मैंने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि it is very important. So now the question is from NGT. So just note it down that it came into force on 18th October 2010. So nothing to explain. Just moving on to the next question. Okay, so usually तो मैं ये कहता कि this is question from it is like ना blue moon a very hard question. बट द थिंग इज इसमें जितने भी प्रिंसिपल हैं मेंशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चंस कम से कम 5-10 क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं तो देयर इज एक्सप्लेनेशन और इसमें सिर्फ एडवाइस ही है एक्सप्लेनेशन तो मैं क्या ही दूंगा एक्सप्लेनेशन आई हैव मेंशन्ड और एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रिंसिपल मेंशन है बट द थिंग इज आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल नोट डाउन करने हैं क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन विच प्रिकॉशनरी मेजर्स आर मेंशन्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है इंटरडिपेंडेंस की बात है और भी कई सारी चीजों की बात है इंपॉर्टेंट चीजों की बात है तो ये वैसे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है बट इसलिए ये हार्ड थोड़ा कम है क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं प्रिकॉशन प्रिंसिपल्स ये रायो डी जेनेरियो के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको पूछा जाता है ठीक है तो ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग इन द एग्जाम ठीक है तो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो ये आप नोट डाउन कर लो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने एडवाइजेस के पॉइंट में बताया है कि अभी रिसेंटली भी मैंने रिट्रेट किया है दो क्वेश्चन छोड़ के कि एनवायरमेंटल लॉ में कन्वेंशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट मेरी एक एडवाइस है कि माइनर लॉज में डेफिनेशन क्लॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर कोई कमीशन उसमें मेंशन है जैसे कि अगर कंपनीज एक्ट है तो कंपनी ट्रिब्यूनल कौन से उसमें मेंशन है कमीशन कंपटीशन एक्ट है तो कंपटीशन कमीशन कहाँ मेंशन है तो इस तरीके से नेशनल कमीशन अगर कोई ये स्टेट कमीशन फॉर्म हो रही है स्टेट बोर्ड फॉर्म हो रहा है कोई नेशनल बोर्ड फॉर्म हो रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज राइट स्ट्रेट फ्रॉम दी डेफिनेशन क्लॉज तो देखो मेरे सारे दिए हुए एडवाइसेस जो है ना वो फ्यूचर और पास्ट दोनों में काम करते हैं जिससे कि आपको दिख रहा होगा कि पैटर्न कैसे यूजीसी एक तरीके से फॉलो करती है जो कि मैंने कई बार बता दिया है
So now the advice has been given. So now it's up to you. Note all these things in your notebooks. So I will be taking the next question. Okay, again the same type of question is there from the minor law, जिसमें आपको जाहिर सी बात है एक डेफिनेशन पूछी गई है बेसिकली। और अगर आपको याद हो तो शायद 2020 के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट द सेम क्वेश्चन बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये नोट डाउन किया होगा और आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं थ्रू एलिमिनेशन, दैट द आंसर इज 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस में डिफाइंड है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारा 3A में है, यानी कि बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट 2 में है, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। डी का फोर्थ, यानी कि वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही सिंपल ही है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो अब कर लो। और देखो मेरे पैटर्न है वो मैंने बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, और आपको दिख रहा होगा वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। सो नाउ having said this, we will be moving on to the next question. Okay, so another question from IPC that is very important from matching side. इन क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं होता है, एडवाइस होती है जो कि मैं बार बार दे चुका हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ आईपीसी, जो आपने अपनी नोटबुक तैयार की है उसमें यू विल राइट द सेक्शंस ऑफ बीएनएस। दैट इज द ओनली एडवाइस। ठीक है, बाकी इसको मैं टैकल कैसे करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, 326A में है। अगर आपको ये पता है तो ए का ऑप्शन है 4, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थ्रू द टूल ऑफ एलिमिनेशन यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन and also saving the time. So with that said, I will be taking next question. Okay, so this is another important question from the company law. तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और ये चारों के चारों केसेस आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, बिकॉज चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कंड, विच डील्स विद डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि मेरे को तो ये मोस्टली याद रहता है। ठीक है, मेरे को सोलोमन वर्सेस सोलोमन इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, दिस इज केस बिलोंग्स टू दिस, तो ये तो मेरे को याद है। लेकिन अगर आपको बी ऑप्शन भी याद होता तो बी का 4, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन्स। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये आउटसाइडर्स को बचाती है किसी लाइबिलिटी से। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी की कोई इंटरनल पॉलिसी है कि लोन जो है वो डायरेक्टर ही पास करेगा। ठीक है, अब मान लो कोई लोन पास हो गया और आउटसाइडर ने वो लोन ग्रांट कर दिया। ठीक है, और उसमें ना ये पॉलिसी थी कि डायरेक्टर लोन को पास करेगा, लेकिन उस लोन को डायरेक्टर ने पास नहीं किया। अब ये क्या था, ये इनका इंटरनल प्रोसीजर था। आउटसाइडर को क्या पता कि भाई आपका इंटरनल प्रोसीजर क्या है? उसके पास अगर लोन आया तो उसने वो लोन ग्रांट कर दिया। तो कल को आप ये नहीं कह सकते कि ये लोन तो थ्रू प्रोसीजर विच इज देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके थ्रू पास ही नहीं हुआ है, तो ये लोन गलत है। ठीक है, और उसकी यानी कि ये इंडोर मैनेजमेंट की जो डॉक्ट्राइन है ये आउटसाइडर्स को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है कि अगर कोई कंपनी का आपने इंटरनल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो उस लूप होल का सहारा आप किसी आउटसाइडर के खिलाफ नहीं ले सकते हैं। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। देन देयर इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी तो आपको पता ही है, ये तो जुरिस्प्रूडेंस का एक पार्ट है, ये आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन। देन देयर इज वोटिंग राइट्स, वो भी एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। बट अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स की डॉक्ट्राइन आपको वैसे भी पता होगी कि अगर आपने जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ी होगी। अल्ट्रा वायर्स होता है बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। तो कोई भी चीज जुरिस्डिक्शन के बाहर होती है तो वो अल्ट्रा वायर्स होती है, यानी कि वॉइड होती है। तो कंपनी लॉ के केस में कैसे होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए कंपनी ए ने बी को किसी प्रकार का डील करती है वो टेक्सटाइल में। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि कंपनी ए डील्स ओनली इन टेक्सटाइल। तो अगर टेक्सटाइल में डील करती है, कल को उसने कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट उठा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, यानी कि आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन हो गया। तो दिस इज अल्ट्रा वायर्स। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो उठाएगी तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा, मतलब बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन होगा। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, और इनको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट और इनसे रिलेटेड केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाएंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो दैट तो ये आपके लिए फायदेमंद है। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनदर सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आई थिंक अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो मैं इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, है ना, जो आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो बस इसमें एडवाइस है, कुछ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। तो वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी की सारी डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन से रिलेटेड केस लॉज हैं, केस लॉज भी आपको पढ़ने हैं, आपको याद रखने हैं। यहाँ मैंने नहीं लिख रखे हैं, तो वो आप एक बार जाके सर्च कर लेना, बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। इससे कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं बहुत इजीली इस क्वेश्चन से। बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो बाकी मैचिंग तो आप कर लेना, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आई हैव ऑल्सो गिवन इन द एक्सप्लेन, तो मैं उसको डॉक्ट्राइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज समझो कि एक चीज होती है सेंट्रल लिस्ट, एक चीज होती है स्टेट लिस्ट, एक चीज होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपको पता होगी, ठीक है, शेड्यूल में भी मेंशन है हमारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्ट्राइन ना एनक्रोचमेंट से कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग या एनक्रोचमेंट से रिलेटेड हैं, स्टेट सब्जेक्ट के और सेंट्रल सब्जेक्ट के। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्राइन, ये कहती है दैट ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि मान लो किसी अल्कोहल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है। तो अगर किसी स्टेट ने लॉ बनाया टू बैन द अल्कोहल, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो वो लॉ है वो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स पे भी काम करेगा, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो अब मेडिसिनल प्रोडक्ट्स सेंट्रल का पार्ट है, और अल्कोहल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो हो रहा है, बट ये क्या है कि उस लॉ के ट्रू एसेंस में है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई इसमें फाउल प्ले नहीं दिख रहा है स्टेट की तरफ से, एंड दैट थिंग, दैट लॉ इज ट्रू एसेंस ऑफ द लॉ को डिटरमाइन कर रहा है, तो ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उसको हम एक गुड सेंस में देख रहे हैं, तो ऐसा लॉ बनाया जा सकता है जो पार्ट उसका एनक्रोचमेंट कर रहा है, बिकॉज इट कम्स इन द एम्बिट ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्राइन, तो उसको इनवैलिड नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज है जो कि सिमिलर है फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ सब्सटेंस, दैट इज इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट। फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया लॉटरी को बैन करने के लिए। अब लॉटरी जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, बना सकती है, लेकिन लॉटरी जो है वो इनडायरेक्टली गैम्बलिंग और बैटिंग को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। और बैटिंग और गैम्बलिंग पे लॉ बनाना सेंटर का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हो रहा है ना लेजिस्लेशन का, ठीक है, जो स्टेट का सब्जेक्ट सेंटर में घुस रहा है, वो इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट है, ठीक है, तो कोलेटरल है, तो इसलिए इस लॉ को वैलिड माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, क्योंकि दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट, ठीक है। अब ये डॉक्ट्राइन आपको समझ में आ गई दोनों। अब हम तीसरी डॉक्ट्राइन देखते हैं, पहले डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब दोनों ऊपर वाले केसेस में तो एनक्रोचमेंट हो रहा था, बट स्टिल इट इज अलाउड बाय द कोर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाउल प्ले नहीं था। तीसरे केस में हम देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्राइन कहती है व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जिसको हम सीधे सीधे नहीं कर सकते उसको घुमा फिरा कर भी हम नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि लैंड टेन्योर के ऊपर लॉ बनाया जाता है। अब लैंड टेन्योर स्टेट का सब्जेक्ट है, बट जो मंशा होती है सरकार की वो होती है टू इम्पोज टैक्स ऑन लैंड, ठीक है। तो इस तरीके का एक लॉ बनाया जाता है लैंड टेन्योर के नाम से, जो कि स्टेट इम्पोज करता है एक प्रकार का टैक्स लैंड के ऊपर। बट इम्पोजिंग ऑफ टैक्स ऑन लैंड इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल। तो यहाँ पर क्या होती है, सरकार की मंशा साफ दिखती है कि वो एक तरीके से टैक्सेशन की चीज के ऊपर एनक्रोचमेंट करना चाह रही है, एक ऐसे लॉ को लाके जिसको डिस्गाइज कर रखा है। द लॉ इज इन डिस्गाइज, ठीक है, उसके ऊपर एक जामा पहनाया है उसको, ताकि वो दिखे तो ऐसा कि वो स्टेट के सब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है, लेकिन जो इंटेंशन है वो साफ दिखे कि वो एक घुमा फिरा के कोई कान को पकड़ा गया है, ठीक है। जिसके थ्रू ये कोशिश की गई है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसे सब्जेक्ट पे एनक्रोच किया जा सके जो कि सेंट्रल का सब्जेक्ट है। अब यहाँ इंटेंशन मेलिफाइड है, तो कोर्ट ने हेल्ड करा कि दिस इज नॉट ट्रू, दिस कैन नॉट बी डन एंड द लॉ विल बी वॉइड, ठीक है। तो ये तीन डॉक्ट्राइन आई होप बहुत इजीली समझ में आ गई हूँ, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। लास्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये बहुत इजी डॉक्ट्राइन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा लॉ अगर बनता है जो कि नल एंड वॉइड है, ठीक है, उस एक्ट का अगर कोई पार्ट ही सिर्फ ऐसा है जो कि नल एंड वॉइड है और उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, तो बाकी एक्ट वैलिड रहेगा और जो पार्ट है वो ही इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों चीजों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा लॉ जो है वो वॉइड, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी।
आई होप बहुत ही इजी एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको ये चीज समझ में आ गई हो। विद दैट बीइंग सेड, मेरी एडवाइस आपको माननी है, क्योंकि कम से कम 7-8 क्वेश्चन इसमें से बन रहा है केस लॉस। कुछ आपको जैसे FN बंसारा वाला केस है, इस तरीके से 4-5 केस लॉज हैं इनके ऊपर जो कि आपको पता होने ही चाहिए। तो उनको एक बार नोट डाउन कर लेना सर्च करके। सो विद हैविंग सेड दैट, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is a very easy question from the match of the following from the subject jurisprudence। बहुत इजी है। अगर आपने पुराने नोट्स बना रखे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एनालिटिकल स्कूल में कैल्सन है और कैल्सन ग्राउंड नाउन की बात करता है। तो डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट और सिर्फ है ऑप्शन 1 में, है ना। डी का फर्स्ट नहीं नहीं, ऑप्शन 2 में भी है। तो यानी कि 3 और 4 तो कैंसिल आउट हो गए। अब सोर्स ऑफ लॉ, वॉलकिस्ट बात करता है। वॉलकिस्ट कहाँ से है? हिस्टोरिकल स्कूल 7 ही ने बोला है, तो ये भी बहुत ईजी है। ठीक है। और पोस्ट और अथॉरिटी ऑफ अ डिसीजन एज अ प्रेसिडेंट दे शुड एसेंड डाई होता है, तो सी का 2, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट गो थ्रू एंड सी with the use the method of elimination and you will find the correct answer and note it down. So moving on to the next question. So now this is question from typical environmental act, not law। ठीक है, ये एनवायरमेंट का एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो ये तो आप गो थ्रू कर लो, इसमें समझाने वाला कुछ ऐसा है नहीं। सो आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so another very easy question from Hindu law, and if you have followed my videos, नोट आपने सही से नोट बनाए हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है आपने बनाए होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली थ्रू दी एलिमिनेशन इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पर्सनल लॉज के। तो वॉइड मैरिजेस किस में मेंशन है ये आपको इजीली पता होगा, आई नो। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट किस में है? वॉइड मैरिजेस अब मेंशन ए का 4 हो जाएगा, तो बी ए का 4 अगर हो गया तो आई थिंक ए की ऑप्शन है 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम लॉ ऑफ थॉट्स। इसके बारे में तो आपको पता है, दिस इज थ्रू कॉमन लॉ। तो एवरीथिंग इज, देयर इज नो लेजिस्लेशन, सो एवरीथिंग इज इन द केस लॉज। तो ये तो सारे केस लॉज आपको याद ही करने हैं, तो एक्सप्लेन करने जैसा इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, नोट डाउन, टेक नोट्स एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम एज अबव क्वेश्चन, एनवायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कन्वेंशन दे रखी हैं, और अभी तक तुम 85 बार ये बात बोल चुका हूँ, कन्वेंशंस इन द environmental law is the most important because it is the most important source of environmental law. So nothing, just advise, go through all these, learn, remember, write, revise. That is the only thing which I want to say. ओके, सो इसके इसमें भी सेम एज दी अबव क्वेश्चन है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बट एक पॉइंट मेरा क्लियर होता हुआ दिख रहा है, जो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि एनवायरमेंटल लॉ में कन्वेंशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन ये सारी रामसार कन्वेंशन मैंने पहली वीडियो से मेंशन करता हुआ आ रहा हूँ अपनी। So my point is becoming, and the pattern of the UGC net is becoming very clear, I think, and my advice is working. I hope you all are taking and you have prepared a notebook, और आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये सारी चीजें क्लियर है, ये मैं होप कर रहा हूँ। ठीक है, so I will be taking and seeing the next question. Okay, so this is a question which is out of the blue, almost impossible to uh, clear this question. That's why you just know my advice already कि अगर ये, क्योंकि यूजीसी नेट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई तुक्का लगा लो, वरना इसके अलावा। बट एडवाइस ये है कि ये सारे नोट डाउन कर लो, बिकॉज ऑल आर द लैंडमार्क जजमेंट्स, सो दैट ईयर इनका याद करना नामुमकिन चीज है, तो उसमें ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, बस इन सबको याद कर लो, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इन इंपॉर्टेंट केसेस में क्या हुआ था। विद दिस आई विल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, another very easy question and I hope कि आपने इसको गो थ्रू किया होगा और एडवाइस, क्योंकि बीएनएस का सेक्शन आज आपको पता होगा थेफ्ट का कौन सा है। वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे ही आप इसकी दूसरी लाइन पढ़ेंगे, द प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, तो यही आप पता चल जाता है, क्योंकि बिकॉज in the offense of theft, in the definition clause, it is given that the theft is only of a movable property and immovable property is not there. So इसका आंसर हो जाएगा 3, that is ACDE, not B. Very easy. Moving on to the next question. Okay, from the law of thought, this question is, and I have explained in very detail the absolute liability and strict liability. और अगर आपने उस टाइम पे वो वीडियो गो थ्रू करी है, शायद ये 2020 के पेपर में ही 2021 के पेपर में पूछा गया है, तो वहां पर मैंने खुल के सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं।
और अगर आपने नोट डाउन करा है, सही से नोट्स बनाए हैं, तो आपको पता होगा इसका आंसर, दैट इज टू ए, बी एंड डी। दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ एंड द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी आर ओनली थ्री एक्सेप्शंस टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसी से सेम रिलेटेड हमारे पास कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मैंने संक्षेप में बता दिया। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अनदर important क्वेश्चन फ्रॉम डिजर्शन इन द अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। और मैंने कई बार एडवाइस कर ही दिया है कि आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ना है फ्रॉम द पर्सनल लॉज। तो फैक्टम सेपरेशन इज देयर, एनिमल्स डिजाइन इज देयर, जो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखी है, दैट इज इंटेंशन टू अबेंडन द मैरिटल रिलेशनशिप होनी चाहिए। डिजर्शन का मतलब है कि आपने छोड़ दिया बिना किसी रीजनेबल कॉज के, ठीक है। तो इट इज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज होता है, ठीक है। तो विद रीजनेबल कॉज तो इसमें होगा नहीं। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर होता है। प्रिस्क्राइब पीरियड 2 साल है। पिटिशन से पहले, पिटिशन कम से कम 2 साल आपको रहना पड़ेगा ऐसी। उसके बाद आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं डिसर्शन के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम जुरिस्प्रूडेंस इज आल्सो वेरी इजी। अगर आपने नोट्स बनाए हैं और गो थ्रू किया है तो बहुत इजीली आपको पता होगा कि सबसे पहले नेचुरल स्कूल आता है। क्योंकि नेचुरल स्कूल में हमारे सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, यानी कि बिफोर क्राइस्ट वाले जितने भी जूरिस्ट है, दैट टू फॉल। उसके बाद मिडिवल टाइम है, सेंट ऑगस्टिन है, डार्क एजेस है। उसके बाद कहीं जाके फिर होम्स लॉक, हॉब्स लॉक और रूसो हैं, ठीक है। तो ये सबसे पुराना स्कूल है, तो ए ऑप्शन बहुत क्लियर है। उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल में वॉल्कीस और सर हेनरी मीन आते हैं। एनालिटिकल स्कूल 19th सेंचुरी से हम देखते हैं इसकी रिवाइवल होता हुआ। रिवाइवल बोल रहा हूँ, रिवाइवल इज ऑफ नेचुरल स्कूल इन द 20th सेंचुरी विच इज देयर, बट जो इंट्रोडक्शन हमारा होता है रेनेसांस पीरियड में ही एनालिटिकल स्कूल आया है। फिर रियलिस्टिक स्कूल तो ये 20th और 19th सेंचुरी। तो दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये आपको ऑलमोस्ट पता होगा बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्कूल, जैसे मैंने आपको गाइडलाइंस दी है कि आपको टाइम पीरियड मार्क करना है, क्रोनोलॉजी मार्क करनी है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना, इन सब से ना आप फिर एक आपके दिमाग में बेस टाइम पीरियड जब बन जाता है, तो जुरिस्प्रूडेंस के बहुत से क्वेश्चन आप जरूरी नहीं है आपको सारे करेक्ट ऑप्शन पता हो, लेकिन एलिमिनेशन बहुत हद तक आप यूज कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो। Having said that and giving all my advice, now I will be taking the next question. तो दिस इज ऑल्सो सेम एज अबव क्वेश्चन। हम सबको पता है बेंथम एंड ऑस्टिन आर देयर, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल लेटर है, तो पॉन्ड उसके बाद आते हैं, और होम्स, ओलिवर वेंडल होम्स सबसे लास्ट आते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई इतना टफ नहीं है इफ यू आर मेकिंग प्रॉपर नोट्स एज आई हैव एडवाइज्ड। सो हैविंग सेड दिस, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is, I think, a repeat question from 2019 or 20. Same question he asked here. Who can be appointed as the chairperson of National Human Rights Commission? And that is a person who has been the Chief Justice of Supreme Court or Judge of Supreme Court. So two is the correct answer. Nothing is there to explain. Going to the next question. ओके, सो इसमें एक्सप्लेन करने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन एडवाइस, आई थिंक मेरी एडवाइस काम आती हुई दिख रही है। मैंने जो पैटर्न बताया है वो बिल्कुल सिद्ध होता हुआ दिख रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन एनवायरमेंटल लॉ से पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी कोप के लगभग 5 से 10 साल के पूरे की पूरी लिस्ट बनानी है, ठीक है। और वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ हिंट तो आपको इसमें से मिल रही है, हालांकि ये मैं बोल रहा हूँ कि दिस क्वेश्चन इज टफ बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल की कैटेगरी में इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको बताना ही है। और यहाँ पर 5 की लिस्ट तो मिल ही रही है, एक आध और जोड़ लेना जो आने वाला है, तो सो दैट आपके 5-7 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सो दिस इज द एडवाइस, नथिंग टू एक्सप्लेन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another very easy question from the Hindu law, that is assertion bigamous marriage is void under Hindu law, which is true. A child born out of void marriage is a legitimate child of his parents. That is also true. Dealt in detail. The question is there in this 2022 PYQ only. In the last video we have discussed in detail. So दोनों correct हैं, but we will put a because in between these statement. Bigamous marriage is void under Hindu law because a child born out of void marriage is a legitimate child of his parents, which is absolutely not making any sense. So the answer is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So we will be taking the next question. Okay, so this question is basically from
द राइट्स एंड ड्यूटीज पार्ट ऑफ द jurisprudence। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पर्सनल राइट्स आर इनहेरिटेबल? नो, दे आर नॉट इनहेरिटेबल। ठीक है, पर्सनल राइट इनहेरिटेबल नहीं होती, क्योंकि पर्सनल राइट तो हर किसी के पास होती है, तो उसको इनहेरिट करने का कोई सीन है ही नहीं। ठीक है। एंड सेकंड इज लीगल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ। एब्सोल्युटली ट्रू। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली और इतनी कोई लंबी चीज है नहीं। लीगल रीजनिंग और बहुत इजी जुरिस्प्रूडेंस की अगर आपको समझ है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो हैविंग सेड दिस, I will be moving on to the next question. Okay, another very easy question from the assertion and reason portion, that is, the ex post facto laws are laws which voided and punished an act that has been lawful when done। बहुत इजी है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये होता है कि होने के बाद। ठीक है, तो लॉज आर लॉज विच आर voided and punished an act that has been lawfully done। ठीक है, ऑलरेडी डन है तो उसके बाद उसको पनिश करना है, तो दिस इज ट्रू। Imposing or increasing a penalty with retrospective effect for violation of taxing statutes does not infringe Article 21, which is not true. So the answer to this question is A is true, but R is false. So I hope I don't need to explain. Just go through and read the explanation if you want again. But still, I think I've already explained all the things. So we will be taking the next question. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं है। सिस्टम सिंपल जुरिस्प्रूडेंस और सिंपल लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने थोड़ा भी माइनरली पढ़ा है, जैसे कि मैंने एडवाइस किया है, एटलीस्ट उसके आपने डेफिनेशन क्लॉजेस पढ़े हैं, तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे टैकल। बट इस क्वेश्चन में कैच ये है कि मेरे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन एनपी के हिसाब से ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आप, मैंने तो इसके ऑप्शन भी लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, बट स्टिल अगर आप एक बार खुद से इसको चेक करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। दैट इज द ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव यू टू इन दिस क्वेश्चन। नथिंग टू एक्सप्लेन, कोई एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है नहीं। डेफिनेशन क्लॉजेज हैं, दोनों बहुत इजी। तो अगर आपने मेरी एडवाइस मान के इनको पढ़ा है और सारे माइनर एक्ट के आप डेफिनेशन क्लॉजेस को स्टडी करते हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम स्टेप मदर फ्रॉम द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो अगर आपने गो थ्रू करी है, नहीं करी तो कर लीजिए। उसमें मैंने स्टेप मदर एंड स्टेप फादर का क्या स्टैंडर्ड्स लोकल स्टैंड आया है वो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, बिकॉज उसमें भी एक सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। ठीक है, उसमें बस स्टेप फादर की बात हो रही थी। बहुत ही प्यारा और ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहले तो स्टेप फादर जो क्वेश्चन था वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उस क्वेश्चन में पिछले वाले में क्या था, क्वेश्चन ये था कि किसी लेडी ने, किसी विमेन ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उसके बाद उसने शादी कर ली। तो जिससे उसने शादी करी वो बंदा उस बच्चे का क्या होगा? तो ऑप्शन थे अडॉप्टिव फादर होगा या स्टेप फादर होगा। तो अडॉप्टिव फादर वो होता है जिसने अडॉप्ट किया होता है, लेकिन ये इस केस में अडॉप्टिव फादर नहीं होगा, स्टेप फादर होगा। तो सेम इज द केस। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टेप मदर का क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि इसके हस्बैंड ने अडॉप्ट किया, उसके बाद उसने इससे शादी की, तो ये उस बच्चे की अडॉप्टेड चाइल्ड की स्टेप मदर है। एंड लॉ क्लियरली कहता है कि स्टेप childless stepmother is entitled to claim maintenance under Hindu Adoption and Maintenance Act. No, she is not. So the first statement is incorrect, but the second statement is correct. So I hope जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर लिया, आपकी इजीली समझ में भी आ गया। एक बार आप अपनी उसके लिए थोड़ा सा और इसको गो थ्रू कर सकते हैं और पिछली वीडियो को इजीली देख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज टफ क्वेश्चन, और इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। जो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, यू कैन गो थ्रू, यू कैन मार्क द section from the Companies Act which deals with the situation or the statement which are given. Nothing to explain. Moving on to the next question. Okay, so this is a situational question from Indian Contract Act। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा जुरिस्प्रूडेंस, थोड़ा सा लीगल माइंड लगाते हैं तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सवाल क्या है? ए becomes surety to C for B's conduct as a manager in C's bank. Afterwards, B and C contract without A's consent, mark the underline this, that without A's consent the B salary shall be raised and that he shall become liable for one fourth of the losses on overdrafts. B allow a customer to overdraw and the bank loses a sum of money. So this is the statement number one.
Statement number two, A is liable to make good the loss as the surety of C for B's conduct. No, he is not liable at all because the material terms of the contract has been altered. मैं हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ इसको ताकि हिंदी जनता के लिए थोड़ा इजी हो जाए कि A बनता है C का श्योरिटी, वो सॉरी बी का श्योरिटी बनता है ए कि इसके लिए इसका जो भी कंडक्ट होगा एज अ मैनेजर इन सीज बैंक, तो मैं इसकी श्योरिटी बनता हूँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अब बात को क्या होता है, बिना ए को बताए बी और सी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, ठीक है, बट जो ओवरड्राफ्ट लिस्ट में लॉस होगा उसकी लाइबिलिटी बढ़ा दूंगा, दैट इज वन फोर्थ। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, नई मटेरियल फैक्ट्स जो चेंज हो रहे हैं इसके बारे में ए को कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो अब कोई नॉलेज नहीं है तो इफ मटेरियल फैक्ट्स आर ऑल्टर्ड दैट टू विदाउट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ ए, तो ए की लाइबिलिटी वहां पर समाप्त हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ए ने सिर्फ मैनेजर की कैपेसिटी में उसकी गारंटी ली थी। उसके बाद जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, जिसकी कंसेंट ए से नहीं ली जा रही है, तो ए उस चीज के लिए लाइबल नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो वी विल, आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू the section which is involved in the Indian ICA, and take a note in your नोटबुक, बिकॉज एज यू नो कि 1 से 72 सेक्शन के बाद जो सेक्शन मेंशन है उसमें ये भी आता है जिसमें मैंने बताया कि श्योरिटी, इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इस तरह के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ पैसेज क्वेश्चन, और पैसेज क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि पैसेज को आप पढ़ लो, लेकिन पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि 99% चांसेस में ये देखा गया है कि अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, बिना पैसेज पढ़े भी आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है, इसको लो। सो वैसे तो आप इसको पढ़ लो, पढ़ना है तो, बट आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चन। ओके, सो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना और अपना लीगल दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ऊपर वाले पैसेज से कोई लेना देना नहीं था, उसके बिना भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पैक्टस एंड सर्वाडा इज एन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। अब पहले ये समझा देता हूँ पैक्टस एंड सर्वाडा क्या होता है। पैक्टस एंड सर्वाडा एक इंटरनेशनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इजीली समझो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि दो पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो बाइंडिंग है। और बाइंडिंग कैसे है कि जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो गुड फेथ में उनको फॉलो करनी है, सिंपल। सेम इज पैक्टस एंड सर्वाडा, इसी को पैक्टस एंड सर्वाडा कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में, कि अगर जो दो देशों ने ट्रीटी की है आपस में, दो या दो से अधिक जो भी हैं, उन्होंने जो भी टर्म्स एंड चीजें रखी हैं उन ट्रीटी में, उनको वो गुड फेथ में फॉलो करेंगे। वेरी सिंपल। अब ये चीज जो है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट किसी के भी साथ भी लगेगा ना, तो एब्सोल्यूट इज समथिंग इन लॉ, अगर आपके पास लीगल रीजनिंग है और आपने लॉ को थोड़ा सा भी जुरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, तो एब्सोल्यूट शब्द जो हो ना वो अपने आप में एक अलार्मिंग शब्द है। जहां पर भी आप इसको पढ़ो ना, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है ना, एब्सोल्यूट राइट, तो आप समझ जाओ कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन का जैसे ऑप्शन 3 पढ़ेंगे, पैक्टस सुन सर्वाडा इज नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, विच इज करेक्ट, बिकॉज ये इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ में कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं होती है, ठीक है। हालांकि कोशिश, आपको पता है, कोशिश करी जाती है कि एक बाइंडिंग फोर्स क्रिएट हो, ट्रीटी इस बाइंडिंग फोर्स होती है, लेकिन क्योंकि भाई एनफोर्स कराने के लिए हमारे पास एडिकेट मेजर्स नहीं है, अगर कोई तोड़ दी तो तोड़ दी किसी कंट्री ने कोई ट्रीटी, आप कैसे उसको एनफोर्स कराओगे, कोर्सिव मेजर्स लगाओगे या प्रिवेंटिव मेजर्स लगाओगे, या मतलब बहुत ही लंबी प्रोसेस है, क्योंकि दो देशों की बात है, इंडिविजुअल के ऊपर लॉ को एनफोर्स नहीं कराना, एक पूरी की पूरी कंट्री स्टेट के ऊपर एनफोर्स कराना है। तो आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल, सो आई होप ये आंसर आपको, एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगी हो, एंड एडवाइस यही रहेगी कि पहले पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। पॉसिबिलिटी ज्यादातर है कि वो उसका बिना पढ़े हुए पैसेज आप उसको सॉल्व कर पाओ, जो कि देखो हर जगह दिखती है, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, कोई भी चीज एडवाइस अगर देता हूँ। तो नाउ वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ सेम, दिस इज द टफ क्वेश्चन, बट इसके लिए भी आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन नहीं भी आता है तो उसको याद कर लो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द वियना कन्वेंशन on the law of treaties, 1969, which expressly codifies the principle of pacta sunt servanda, that every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. So, I will be taking the next question.
ओके, सो ये ट्रीटी, अगर ये आपने पैक्ट पढ़ा है, ये डॉक्ट्राइन पढ़ ली है, प्रिंसिपल पढ़ लिया है, तो आपको ये पता होगा कि दिट इज एग्रीमेंट मस्ट बी ऑब्जर्व, जो कि बहुत आसान है, सो नथिंग टू एक्सप्लेन। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज, क्योंकि अब इन्होंने कंफर्म नीड बना दी है, तो अब आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो। एंड द आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज द वन विच हैज बीन गिवन प्राइमेसी ओवर पेंटरसन सर्वाडा। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लो। अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आपके लिए कम इम्पोर्टेंट हो गया। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच डील्स विद अगेन द कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे और आप एक बार इस चीज को समझ लेंगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा दैट कैल्सन फोकसेस ऑन स्टेट बिहेवियर बीइंग इन कंफर्मिटी विद कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। बीइंग सेड दैट 2022 का पेपर पीवाईक्यू सारे हमने डील कर दिए हैं। अब कुछ एडवाइस है जो मैं देना चाहता हूँ, कुछ चीजें जो मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि पैक्टस सर्वाइडा मेंशन है, तो ऐसी ही बहुत सी जस्कोजेंस है और भी कई सारे डॉक्ट्राइन्स है। डॉक्ट्राइन काफी सारे मैंने एस्ट्राडा वाली डॉक्ट्राइन है जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखी, स्टमसन डॉक्ट्राइन है, हेलिन डॉक्ट्राइन है, तो वो मैंने लगभग डील की है, और मैं आशा करता हूँ कि यू हैव नोटेड डाउन ऑल दोज डॉक्ट्राइन्स। अपार्ट फ्रॉम दीज बहुत सारी डॉक्ट्राइन्स है, बहुत सारी मैगजीन्स है। आई विल बी मेकिंग वीडियोज वंस आई कंप्लीट दिस पीवाईक्यू सीरीज। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड, ये जितनी भी डॉक्ट्राइन्स आपको मिले हैं, आपको नोट डाउन करनी है। ये आपको पता है अभी तक, तो जितना मैंने आपको एडवाइजेस दिए उसमें ये सबसे ज्यादा मेन एडवाइस है। ठीक है, और लास्ट एडवाइस और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर सारी वीडियोस मेरी फॉलो की हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में ज्यादा कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन उसी जगह से आ रहे हैं जहां से मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, बट उनको बस एक लेवल कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की कोशिश की गई है, सो एज टू मेक द कंपटीशन टफ। ठीक है, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया, वो तो हार्डेस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, वो किसी से भी सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। एनवायरमेंटल लॉ, हिस्टोरिक, इंटरनेशनल लॉ, कन्वेंशंस और लैंडमार्क जजमेंट्स, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दीज आर डिपेंडेंट। पर्सनल लॉ से मैंने पार्ट आपको बता ही दिए, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट मैंने बता दिया, तो ये मोस्टली तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बस पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है कि आप थोड़ी सी डीपली जब उनको पढ़ोगे, उन कॉन्सेप्ट को जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको एक चीज साफ साफ दिखेगी कि अब वो क्या कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन बना रहे हैं मैच द फॉलोइंग और इस प्रकार के, जो कि बहुत इजी हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एलिमिनेशन के थ्रू आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने ये 500 क्वेश्चन जो कि मैंने लगभग सारे डिटेल में डील किए हैं, टैकल करना सिखाया है आपको, अगर आपने ये गो थ्रू किया होगा और प्रॉपर नोट्स आप बना रहे हैं, पूरी मेरी एडवाइस के 13 पॉइंट जो मैंने सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मेंशन किए हैं उनको गो थ्रू कर रहे हैं, तो आई थिंक आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ईजी अभी तक हो चुका होगा। होप यू आर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स। So I will be coming with the PYQs of 2023. Till then, read, revise, because revision is the key to remembrance, and at the end, it is the key to success. So with this being said, I will be meeting you in the next video.